अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। तमाम तर 1 बजे की अपडेट्स के साथ हम हैं और उसके ऊपर तबसरे भी लेकर आएंगे नाजरीन। जिस तरह से बिजली का बहरान, मतलब लाइक लोड शेडिंग, गैस का बहरान, उसकी भी लोड शेडिंग, अब एक और आटे का बहरान, मतलब आवाम जाए तो जाए कहाँ। 2500 रुपये का थैला हो चुका हुआ है। आप समझ से बाहर है कि मतलब बंदा आगे जाएगा, खाएगा, पिएगा, क्या ही करेगा, समझ से बाहर है। खैर, ये सबसे बड़ी एक समस्या जिसे कह सकते हैं ना, वो हुई भी है आजकल जो है। और हमारे साथ मैं हूँ, आपके साथ गरीबा तैमूर, और मेरा हमेशा के साथ ही यहाँ है काशिफ साहब। सर वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं सर बड़ी सताई। आपका वीकेंड कैसे गुजरा? बस सर ऐसा ही है सर, मैंने ग्रोसरी कर ली उस वीकेंड पे, और बस वही मैं पूछने लगा था, क्या 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 खरीदा आपने कल परसों? सर पता नहीं है, समझ से बाहर है सर। वही चीज़ें हैं, सब कुछ वही है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, दाम इतने बढ़ गए। आटा मिल गया आपको? आटा बस मिल ही गया है, लेकिन इतना महंगा आटा सर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खरीदा इतना महंगा। अब देखें कितनी प्रॉब्लम है इस वक्त। इकोनॉमी तो कोलैप्स हुई है, लेकिन उसके साथ अब देखें कि जो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी माशरे में, किसी समाज में, किसी रियासत में, वो मिल नहीं रहा है। अभी आप कितनी अफसोसनाक बात हुई मीरपुर खास में कि सस्ते आटे के चक्कर में एक बंदा अपनी जान की बाजी आ गया। और अब ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ पे ये लेके जाते हैं थोड़ा सा आटा इनके पास ये घुमा रहे हैं सारी गवर्नमेंट सी, तो वहाँ पे लोग जो है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। है थोड़ा सा आटा और बस वही कह रहे हैं कि हम तो हर जगह पर पहुँचा रहे हैं, बस मिल नहीं रहा है। क्या मतलब ये स्ट्रैटेजी क्या है? रियासत नाकाम हो गई है। मैं आपको ये बात बता दूं कि आप बेसिक फैसिलिटीज़ तो मतलब ये तो बिल्कुल ही बेसिक है ना, कि आपके पास अगर खाने को कुछ भी नहीं, जिसे हम सालन कहते हैं, या कुछ पकाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी तो लोग खा सकते हैं ना, चाहे वो पानी में डुबो के खाएं। तो लेकिन आपके पास आटा ही नहीं है। अच्छा, ये हाँ, मैं बेसिक जो बड़ा एक आम सा आदमी एक जहन में ये ले आता है, बहरान पैदा होना, किसी भी चीज़ का बहरान पैदा होना, उसकी बेसिक रूट्स क्या होती हैं? अब देखिए, आटा आ रहा था एकदम से, या तो स्टोरेज कहीं, या तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, उसकी वजह से होता है, या ये मतलब ये बहरान पैदा होता किस वजह से? अच्छा, पाकिस्तान में जो ये बहरान पैदा हो रहा है ना जी, अच्छा, इसमें आप देखें ना कि एक रीज़न तो ये है कि आपकी जो ज़राअत के ऊपर पॉलिसीज़ हैं वो पुअर है। ठीक है जी, आपकी प्रोडक्शन कम है। इसके अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हमारे साथ ही बिल्कुल इंडिया है, और इंडिया में जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़ाहिर है कि इसमें हम लैग कर रहे हैं। उसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ बहुत बड़े लेवल पे हैं, और उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सपोर्ट कौन करता है? हर दौर के हुक्मरान। वो इनमें से ही लोग होते हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, जो अपने आप को कानून से मावरा समझते हैं, और वो उनके ऊपर जो है रूल ऑफ लॉ जो है अप्लाई नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेट है ये भी। तीसरी बड़ी रीज़न जो है हमारे पाकिस्तान के साथ, वो ये है कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे गोश्त हो गया, आटा हो गया, और उसके अलावा जनाब आप जब देखते हैं आटा, गोश्त, और उसके बाद चीनी स्पेशली, ये स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान को, पिछले बहुत सारे सालों से हो रहा है, और इसमें भी जाहिर है कि हमारी वफाकी हुकूमत की नाकामी है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी बहुत जो है अलार्मिंग है इस वक्त, कि सूबे जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो गिला कर रहे हैं फाटा के साथ, फाटा भी कर रहा है। ठीक है जी, तो फाटा की जो सब एजेंसियाँ हैं वो भी कर रही हैं कि उनके जो फंड्स हैं उनको दिए नहीं जा रहे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम इस वक्त आ गई है कि जहाँ पे हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हुई है, गवर्नमेंट तो कहती है कि आप डिफ़ॉल्ट का नाम ना लें, लेकिन हम भी डिफ़ॉल्ट नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। डिफ़ॉल्ट के बाद की पोजीशन तो आपको पता है कितनी ख़तरनाक होती है, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अवाम की ज़िंदगियाँ अज़ाब बन चुकी हैं। और इस वक्त आप 160 रुपये का आटा था जी, मैं उस बात का गवाह हूँ कि मैंने खुद पता किया, खुद लिया भी, और मैं परेशान हो गया कि जो आटा आज से 3-4 माह पहले 75 रुपीज़ का किलो मिलता था, चक्की का आटा जिसे आप खालिस कहते हैं, जो वट एवर यू कॉल इट, आज वो 160 रुपये में
अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन नहीं अवेलेबल है, और अगर किसी के पास है थोड़ा सा तो वो कह रहा है कि जी ये ले लें, इसके बाद आपको नहीं मिलना इस पे। ब्लैक में होना। अब देखे ना 20 किलो का आटे का थैला जो है वो 2500 से भी रुपए से भी ज्यादा का तजावुज कर गया। एक आम आदमी जो, सर मैं और आप थे। अच्छा वो थैले की बात आप जो कर रही है ना, मैं आपको बताती हूँ, नहीं मैं आपको बताती हूँ, मैं और आप हैं, चले कुछ और खा लेते हैं। वो जो गरीब है, वो जो 3 वक्त की सिर्फ रोटी ही खाता है, क्योंकि आपने देखा उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते, वो मिर्चे लगा लेंगे या प्याज के साथ खा लेंगे, लेकिन रोटी ही उनका सही खाना है। सबसे अफसोसनाक बात ये हुई है कि हमारी प्राइस कंट्रोल कहीं पे नहीं है। अच्छा अब ये तंदूर और ये जो होटल्स जी वो कह रहे हैं जी 35 रुपए की रोटी कर दे, जो आज से मेरे ख्याल 2-3 माह पहले मेरे ख्याल 8 रुपए की थी, फिर 10 रुपए की हुई, फिर 14 रुपए की, 15 की। नाउ दे आर डिमांडिंग कि जी वो रोटी जो सिंपल रोटी सादा रोटी है उसका रेट 35 रुपए कर दें, और मेरे ख्याल में नान का तो 50 रुपए। नान भाइयों ने एसोसिएशन ने मिलकर अभी बगैर किसी को बताए उन्होंने इसके निर्ख बढ़ा दिए। नान तो मुझे आप बताइए कि हम 50 रुपए तक बढ़ गया है नान। अच्छा अब मुझे बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं कि इस वक्त जो अवाम है, और मैं मतलब मुझे बड़ा डर लगता है कि अगर इस बहरान के बाद अगर अवाम निकल आते हैं, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, तो वो जो ऐसा इंतशार फैलेगा कि तो फिर वो बहुत मामला आगे तक चले जाएंगे और उनको कंट्रोल कोई कर नहीं सकेगा। इस बात में इमरान खान साहब की कोई डाउट नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की है कि अगर अवाम खुद ब खुद निकल आए, और वो जाहिर है कि हमने पहले भी बात की थी कि फ्रांस, रूस और ईरान के जो इनकलाब आए थे उनके पीछे गुर्बत थी। अच्छा और सर कहना बड़ा आसान है, मुझे एक बात यहाँ पे, बीइंग एन ऑपोजिशन पार्टी आप बैठ भी तो नहीं रहे ना, आप बैठ जाएं, बैठकर इन मसलों का हल तो करें। किसके साथ बैठे? देखिए इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, वो जो मैं बात करता हूँ कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचे हैं, वो इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाह रहे, और ये अगर उनके साथ बैठना चाह रहे हैं। वो एक मिसाल है ना कि आपके घर के मसले ने जो होता है, आपस में जो मसले होते हैं वो आपस में ही सॉल्व करते हैं, कोई तीसरी ताकत आके नहीं करेगी। वो वक्त गुजर गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि इनको हमेशा ही तीसरी ताकत ने बिठाया है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो और नवाज शरीफ हो या अब जो है PDM वर्सेस इमरान खान है, इनको कोई बिठाएगा या तो फिर कोर्ट्स कोई ऐसे इस किस्म के डिसीजंस देंगी। अदरवाइज़ तो ये हमें तो नहीं लग रहा कि इस वक्त वो बैठेंगे। वो इंतखाबात से भाग रहे हैं, ये इंतखाबात चाह रहे हैं। आपको लगता है कि इतनी एक्सट्रीम पोजीशन पर ये चीज़ लेकर आनी अच्छी बात है? मतलब आ चुकी है, हल ही ना नहीं। देखिए ना, अनफॉर्चुनेट है कि इस सर यहाँ कोई जाहिल तो बैठा नहीं है, जाहिर सी पाकिस्तान में सियासत इसी का नाम है, बर्दाश्त नहीं है। आप लैंग्वेज देखें ना, जिस किस्म की लैंग्वेज बोली जाती है, और मैं अनफॉर्चुनेट है कि हमारे वुज़रा जो हैं, इवन कई दफ़ा तो मैं बिल्कुल बांगे दखल कहूँगा कि जो लैंग्वेज हमारी वुज़रा बोलते हैं, कुछ इधर से भी आती है। उसके बाद मरीम नवाज शरीफ जो लैंग्वेज बोलती रही, उसमें मतलब ज़ाहिर है कि बर्दाश्त का तो मादा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं ना ऑफिस आ रही थी तो मैंने एकदम से देखा कि वो वैन और मोटरसाइकिल का हल्का सा टकराव सा हुआ नहीं है, एक दूसरे के ना वो दस्तों गिरबा हो गए, गालियां निकालना शुरू हो गई, तो मैं ना साइड से हो गई। मुझे दुख हुआ और मुझे ना अफसोस इस चीज़ का हुआ कि भाई इतना सा बर्दाश्त कर लो, सॉरी करने में कोई हर्ज नहीं होता। मतलब अच्छा सॉरी के अलावा एक और लबीबा मामला है कि अवाम जो है ना उलझे हुए हैं अपने मामलात में। आप देखें ना, जिसको आटा नहीं मिल रहा, जिसके घर में नहीं है, कल एक चैनल पे दिखा रहे थे कि एक शख्स पता नहीं कितने रुपए दिखा के उसने कहा कि मेरी बेटी स्कूल से आई है और मैं उसके लिए रोटी लेने आया हूँ, तो मुझे रोटी नहीं मिल रही, और मैं इतने पैसों में रोटी नहीं मिल रही, तो वो रोने लग पड़ा। मतलब इससे ज्यादा अफसोसनाक सीन क्या होंगे मुझे बताइए, दिल दहला लेने वाली कि बातें जिस बंदे को, और वो रो रहा था, मतलब अच्छा भला एज थी, कुछ 40-45 साल एज। सर देखें, हुकूमत फिल वक्त की हुकूमत हो, उसके रियासत में होने के बाद उसके ही जो अवाम हैं उस तरह से, वो इस तरह से रोटी के लिए तड़प रही हो, रो रही हो, तो यार मुझे लगता है कि सर मतलब कभी आप भरने का मौका देखिए, आप कभी सोचें कि हमारे या आपके बच्चे कुछ मांगते हैं, तो हमारे पास अगर नहीं भी है, हमारी कोशिश होती है कि उसको ला के दें। मतलब वो खाने के अलावा भी कुछ मांगते हैं, तो लेकिन आप इमेजिन करें कि जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये बात करी थी, जिनका सिर्फ हम लोग तो फिर कुछ और खा लेते हैं, जो सिर्फ अपना
रोटी ही रखते हैं दोपहर 3 वक्त की रोटी जब वो वाकईतन खाते हैं और उनको बाकी आटा नहीं मिला, सर वो क्या कर रहे होंगे इस वक्त? अब ये देख लें क्या कर रहे हैं। ये तो इस वक्त ऐसा केओस पैदा हो गया है, होता है, खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं, एक दूसरे को मारने और खाना जंगी हो जाती है, फिर ये डाकू और ये इस तरह की स्टार्ट हो जाती हैं, राजनियां स्टार्ट हो जाती हैं, आपको पता है, फिर चोरी डकैती स्टार्ट हो जाती है। आपने अभी यही बात की थी ना जी कि इनको कौन बिठाएगा, लेकिन ये जो इस वक्त पोजीशन आई हुई है, पॉलिटिकल जो है एटमॉस्फेयर जो है, पॉलिटिकल जो आपका इस वक्त टेम्परेचर है इतना हाई है, और ऑपोजिशन की बात सुनने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है, और उनकी जो बात है वो तो ऑपोजिशन नहीं मानेगी। तो उस तनाज़र में मैं समझता हूँ कि ये मामला बहुत ख़राब हो चुके हैं, और ये मामला इसको ज़ाहिर है किसी ना किसी को इसमें, जो आप बात करते हैं फ़ौज की जो है इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, हम उसकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ना आईन पाकिस्तान कहता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर जबकि पाकिस्तान जो है उसका स्टेक जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है, उसकी सालमियत स्टेक पे लगी हुई है, तो जाहिर है कि किसी ना किसी को इंटरफेरेंस करनी पड़ेगी, चाहे वो जुडिशरी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, क्योंकि ये मामला जो है वो किसी और तरफ जा रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ इन्होंने हमें ज्वाइन किया। आलिया मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे क्लियर आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी 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 आलिया कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आटा गायब हो गया ऑलमोस्ट, और अगर मिल रहा है तो 160 रुपए में वे बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, और जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जो वफाकी हुकूमत है, वो इल्ज़ाम लगा रही है कि ये सब किया ज़रा इमरान खान साहब का है, उसकी वजह से ये स्टेट ऑफ अफेयर ख़राब हुए हैं, तो वो आप इमरान खान साहब की जो है ना वर्स्ट पॉलिसीज़ की वजह से हुए हैं। योर टेक प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि क्या ये वही हुक्मरान है जो कल को जब इमरान खान साहब पनागा का दौरा करते थे या लंगर खाने खोलते थे तो किस तरह की तानाजनी किया करते थे? आज आप ये देख लें कि उस जमाने के लंगर खानों का मजाक उड़ाने वालों ने अवाम को, बापर्दा औरतों को, बुजुर्गों को और इवन एक 6 बच्चियों के बाप को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया सिर्फ एक आटे के हसूल के लिए। क्या कभी आपने इस तरह से आटे के लिए लाइनें लगी देखी थी? क्या आपने कभी इस तरह से देखा था कि अवाम जो है उसको रोजी रोटी के मसाइल में इस तरह से उसको मसरूफ कर दिया जाए? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हर बात इमरान खान पर इल्जाम लगाने से पहले मैं अवाम को ये भी याद करा दूं कि जब इमरान खान साहब आए थे तो ये मुल्क सब डिफॉल्ट होने लगा था, और जब डिफॉल्ट को से बचाने के लिए खान साहब दोस्त ममालिक से मदद मांगने गए थे ना, तो तब इन्हीं के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि ये भिखारी हैं। आज आप ये देखें कि पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त पूरी दुनिया से इमदाद मांगती फिर रही है, और वो भी अपने लिए, क्योंकि ये अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं आए हैं। इनके 30 मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन वो अवाम के पैसे पे ऐशो इशरत कर रहे हैं, गाड़ियां, ऑफिसेज, स्टाफ सब कुछ यूज कर रहे हैं। उसके अलावा आलिया साहब, आप अब मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा पोजीशन है मईशत की, और हम सिर्फ आटे की अगर बात कर रहे हैं, गैस की भी बात नहीं करते कि वो गायब हो चुकी है, बिजली लोड शेडिंग शदीद हो रही है, तो अब आप क्या, आपकी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है कि अवाम तो इस वक्त बहुत बड़े अजाब से गुजर रहे हैं? देखें, हम लोग वो लोग थे कि जिसने पीटीआई ने जब ये इसी तरह से 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे, उस वक्त मुल्क के हालात ये करके गए थे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही थी, हमने दोबारा तरक्की की राह पर इस मुल्क को गामजन किया था। आप ये देखें कि जब हम ये कहते थे 4 फसलों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन आई थी हमारे दौर में, तब भी तो ये मजाक उड़ाते थे। आज आप ये देख लें, आटे के लिए हम दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। चीनी इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी है, और चीनी इवन यूटिलिटी स्टोर में इन्होंने महंगी कर दी है। सारी दुनिया के अंदर घी की कीमतों के अंदर कमी आ रही है, लेकिन यहाँ पर घी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। बात सारी ये है कि जिनका एजेंडा सिर्फ अपने आप को NRO 2 देना हो और अवाम से उन्हें कोई कंसर्न ना हो, यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल आप ये देख लें कि जो अवाम के ऊपर पैसा खर्च होना था वो कल के अखबारों के पूरे सफ़े के इश्तिहारात पे लगा हुआ था। यानी 1 अरब इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट पर लगा दिए। 80 की मौज, जफर मौज सिर्फ इसलिए
रख दिया है कि कोई आए एक के बाद दूसरा आए और इमरान खान साहब को गालियां दे। आलिया हमजा साहब, मैं वो जो हम थोड़ा सा फिर आपकी बात से ठीक है, आप बिल्कुल जो सूरत हाल है उसको ठीक पोर्ट्रे कर रही हैं, लेकिन इसका हल क्या है इस वक्त? क्योंकि अवाम तो देखे ना बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। गो कि आपकी 3.5 साल पौने 4 साल की जो गवर्नेंस थी उसमें भी अवाम के जो मसाइल थे, दुख थे, वो तो कम नहीं हुए थे। चले हम कह लेते हैं जी कोरोना की वजह से आप लोगों का फेलियर हो गया या आप वो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन इस पोजीशन में हुकूमत आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है बिफोर टाइम इलेक्शंस करवाने की। और जिस किस्म की गवर्नमेंट चल रही है और जो हालात हैं, इससे कैसे निपटा जाए? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, अभी जो हम बात करने लगे थे हम काफी आगे चीजों को ले जाते हैं। मसाइल का हल इस वक्त, क्योंकि ये हुकूमत खुद है, सारी मसाइल की जड़ ये हुकूमत खुद है। देखिए, अब एक छोटी सी बात, क्योंकि इस आपकी बात से थोड़ा सा हम डी ट्रैक हो जाएंगे, लेकिन अवाम के समझने के लिए कि मैंने इन्हें मसाइल की जड़ क्यों करार दिया। अब आप ये देखें, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा हुआ है। हमें इस वक्त IMF की सख्त जरूरत है, लेकिन मुल्क के वजीर आजम यहाँ आकर IMF के MD के लिए झूठ बोल देते हैं और IMF की MD आकर कहती है कि जी मैंने तो इन्हें कॉल ही नहीं किया। यानी इस मुल्क के वजीर आजम की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है कि IMF वो ये कह रहे हैं कि जी IMF की टीम 3 दिनों के अंदर आ जाएगी। यानी आलिया हमजा साहब, IMF की जो सिर्फ एक सेकेंड, जिनसे हमें इस वक्त सबसे ज्यादा कर्जे की भीख की जरूरत है, हम उनसे भी सच नहीं बोल रहे। यानी उधर तो ये कम से कम सियासत ना करें। ऑलरेडी IMF और इस सागदार के अंदर ट्रेड वो जो ट्रस्ट डेफिसिट था, अब वो कभी हमारे वजीर आजम की किसी बात का यकीन करेंगे? फिर मुझे ये बता दें, IMF की डायरेक्टर तो आ ही नहीं रही है जेनेवा में, तो ये किस मीटिंग के लिए इतनी कलाबाजियां लगाए जा रहे हैं? अच्छा, मैं देखें, आलिया हमजा साहबा, अगर वो आ भी रही हैं या यही जा रहे हैं, नहीं, अगर उनकी कंडीशंस मान ली जाए कि ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। हम सिर्फ इतना समझते हैं, एक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी तब होती है कि उसके साथ अवाम की सपोर्ट हो। अवाम इनके चेहरे जान चुकी है। अवाम इस वक्त जिस तरह से ख्वार है, कभी गैस नहीं आ रही, कभी बिजली नहीं आ रही, कभी आपने आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मसला यहाँ वही का वही है कि इनकी इन सारी चीज़ों के, ठीक है ब्लेम गेम तो कोई भी कर लेता है, सोल्यूशन नहीं नजर आता। आपने कोई सोल्यूशन सजेस्ट किया? कोई माशी पॉलिसी आपके पास अगर हो तो? देखिए, माशी पॉलिसी, हमारी माशी पॉलिसी थी तो यहाँ इंडस्ट्रीज चल रही थी, हमारी माशी पॉलिसी थी तो लोगों को रोजगार मिल रहा था। यानी हमारे दौर में जो फैसलाबाद के आप किसी एक्सपोर्टर की उठा के देख लें कि वो कह रहा था कि जी मेरी 3 शिफ्टें भी मुझे कम पड़ रही हैं, मेरे पास लेबर कम पड़ रही है, यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर की भरमार है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 15 लाख लोग सिर्फ टेक्सटाइल्स में बेरोजगार हो गए। उसके अलावा हम अगर एक छोटी चीज मंगा ही नहीं सक रहे इस मुल्क में, तो हम क्या चीज बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे? यानी मैं यही बताना चाहती हूँ कि किसी की माशी पॉलिसी थी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, किसी की माशी पॉलिसी थी तो एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर परफॉर्म करके 6% की ग्रोथ। आलिया हमजा साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि जो आपकी गवर्नमेंट जो हैं, पंजाब में है, KPK में है, आज़ाद कश्मीर में है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में है, तो ये जो इस वक्त जो माशी क्रंच है और जो हालात हैं, आवाम की हालत ज़ार है, आप नहीं समझते हैं कि इस हालात से आपका वोट बैंक भी जो है बुरी तरह मुतासर होगा? इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। स्टे विद अस, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। ब्रेक से जाने से पहले आलिया हमजा मलिक साहिबा के साथ काशिफ साहब ने एक क्वेश्चन थ्रो किया था, उसी से कंटिन्यू करते हैं। मैम से आपने किया, वह आप जरा कंटिन्यू करें। जी आलिया हमजा साहबा, आपकी जो ये 4 गवर्नमेंट्स हैं बड़ी, मेरे ख्याल में ये 60% 70% से ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि पंजाब ही 62-64% है। तो आपकी जो 2 सूबाई हुकूमतें यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हैं,
तो अवाम की जो हालत ज़ार है उसकी आपकी जिम्मेदारी उसके आपके ऊपर भी पड़ती है, तरीके इंसाफ के ऊपर भी। जी, अवाम, मैं एक बात बता दूं आपको, अवाम इस वक्त बहुत इन्फॉर्म्ड है, इसलिए Right. इन्फॉर्म्ड है कि आप ये देख लें कि अवाम को ये भी पता है कि हमें हमारे हिस्से की गंदुम नहीं मिल रही है इन सारे सूबों में। अवाम को ये भी पता है कि हमें ज़लज़ला ज़दगान से निपटने के लिए पैसे नहीं दिए गए वफाकी हुकूमत की तरफ से। अवाम को ये भी पता है कि हम गंदुम की, जिसे कह लें, खरीद का उस वक्त से शोर मचा रहे हैं जब यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के सपूत हमजा शहबाज की हुकूमत थी, और हमने तब बता दिया था कि इस अरसे के अंदर ये जो जून का और मई, जून और जुलाई का टाइम था, इन्होंने गंदुम नहीं खरीदी है। मेरे पास सबके क्लिप्स भी मौजूद हैं, और मैंने ये कहा था कि ये बहरान आएगा इस साल के एंड में, और यही पॉइंट आउट करते रहते फवाद चौधरी साहब भी। अब आप मुझे ये बता दें, ये वहां से पेट्रोल सस्ता नहीं करते, ये डीजल सस्ता नहीं करते, तो हम किसान को रिलीफ कहाँ से देंगे? उसके अलावा बिजली के जो हालात हैं, गैस के जो हालात हैं, ये सारी चीजें तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। और अगर आटा आप लोगों ने टाइम पे परचेज नहीं किया और आज अवाम उसके लिए रुल रही है, तो इसमें अवाम ये बिल्कुल समझती है कि ये हुकूमत अपनी इंजीनियरिंग में, इमरान खान साहब को फिक्स करने में, अपने बेटे की हुकूमत बचाने में इतनी मसरूफ थी कि ना इन्होंने टाइम से गंदुम खरीदी। अब आकर जब शुगर अगर एक्सेस में पैदा हुई है, तो उसको इन्होंने अपने लोग जो इन्होंने, जिनको शुगर माफिया को इन्होंने फैसिलिटेट करना था, उन्हें इन्होंने उस पर रिलीफ दे दिया कि आप एक्सपोर्ट कर दें, और यहाँ पर चीनी की कीमत। आलिया हमजा साहब, अब जनवरी में हम हैं और अगस्त में तो वैसे ही टेन्योर खत्म हो जाएगा 25 अगस्त को, तो आप क्या समझती हैं कि 6-7 माह रह गए और 2-3 माह अर्ली अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, अगर अभी भी आपकी बात मान ली जाए, गवर्नमेंट मान ले, तो 90 डेज तो वैसे भी आईनी तौर पे उनको चाहिए। तो अब भी इलेक्शन अगर अभी मान ली जाए, तो फिर भी 4 महीने के बाद 2-3 माह का फर्क रह जाएगा। क्या डिफरेंस आएगा इसमें? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जब हमें ये कोई कहता है ना कि इलेक्शन हमारी ज़रूरत है या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ज़रूरत है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा ही हो रहा है। जब हम 9 अप्रैल को निकले थे, तो हमें तभी अंदाजा हो गया था कि अब इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वह 1/3 की मेजॉरिटी से बनेंगे। लेकिन अब अगर मैं सूरत हाल देखती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह वो 2/3 की मेजॉरिटी से वजीर आजम पाकिस्तान बनकर। लेकिन आपकी बात की नफी तो कल मुस्तफा कमाल ने कर दी। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और PTI का फ्यूचर कोई नहीं है, और हर गुजरते दिन के साथ उनकी जो अवामी मकबूलियत है वो कम होती जा रही है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं मुस्तफा साहब की बात पर जवाब दे देती हूँ। मैं सिर्फ इतना बता दूं, अगर यही हालात रहे तो PTI की मकबूलियत तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करिए, लेकिन जो अवाम है, अवाम इतनी तंग हो रही है, इतनी तंग हो रही है कि 12% की महंगाई अब जब 36% पर पहुंच गई है, यानी अगर चिकन 1000 तक पहुंचने की उम्मीद हो किलो की, आटा जो 50 या 55 रुपए का हम देते थे वो 160 में ना मिले, तो अवाम ने ऐसी हुकूमत का अचार डालना है। बात सिर्फ इतनी है कि ये जितने अनपॉपुलर हो रहे हैं, हम उतने पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट पे करिए पाकिस्तानी अवाम, इसलिए हम इनको कोई टाइम नहीं देना चाहते। अब आ जाए जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बता दें, अगर इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए उन्हें PSP MQM के सारे धड़ों को मिलाने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की पंजाब में जरूरत पड़ रही है, कुछ सेंट्रल पंजाब और कुछ साउथ पंजाब में KPK के अंदर टेररिज्म फैलाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इसी से अंदाजा कर लें कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। आपकी बात से तो मैं यही मतलब लूंगा कि KPK में जो टेररिज्म है वो वफाकी हुकूमत फैला रही है। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जो टेररिज्म है KPK के अंदर, उसकी ये जो यहाँ तक आने के जिम्मेदार है ना, वो ये जो वजीर दिफा, तो उन्हें मैं नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वजीर दिफाई अमूर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और वजीर दाखिला को मैं वजीर दाखिला तो इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उनका सिर्फ काम ये है कि आकर इमरान खान साहब को गाली गलोच निकालना। जब हुकूमत इन सारी चीज़ों में बिजी हो, और जिस वक्त मुराद सईद साहब उन्हें झंझोड़ कर बता रहे हो कि दहशत गर्दी यहाँ पर शुरू हो रही है, इसका सदेबाद किया जाए।
जब ये बताया जा रहा हो कि जो बॉर्डर की फेंसिंग है वो उखाड़ी जा रही है और उस पर तवज्जो ना दी जा रही है और सारी चीजें पीटीआई को फिक्स करने के लिए और सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को इस्लामाबाद में रोकने के लिए की जा रही हो ना, तो उसकी 100% जिम्मेदार यही हुकूमत है। क्योंकि जब हमारी हुकूमत थी तो हम पीस टॉक को लीड भी कर रहे थे, जब हमारी हुकूमत थी तो हमारे अफगानिस्तान के साथ टर्म्स भी अच्छे थे, हमारे अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स भी अच्छे थे और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी रीजन के अंदर वो रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर बिजनेस आलिया हमजा मलिक साहब का कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट कम होती है। आलिया हमजा साहबा, कल जो वज़ीर दाखिला ने अपनी स्टेटमेंट दी या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अव्वल तो इमरान खान साहब को ज़िम्मेदार करार दिया मौशी जो बदहाली है, उसके बाद उन्होंने उनको घड़ी चोर भी कहा और तीसरी बात जो उन्होंने आखिर में कही, उन्होंने कहा जी कि ये महंगाई और ये इस वक्त पाकिस्तान में जो केओस है, मौशी केओस है, उसकी ज़िम्मेदारी IMF पे भी है और इमरान खान साहब जो है वो माहिदा जो है उससे बैकआउट कर गए थे, इस वजह से हमें जो है इस किस्म का माहिदा करना पड़ा। योर टेक प्लीज़। सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर गली के गुंडे आकर हमें IMF पे भाषण देंगे और गली के गुंडे आकर हमें सिर्फ जिसे कहने के मईशत के बारे में बताना शुरू करेंगे और मईशत के इशारों के ऊपर बात करेंगे तो ये तो कयामत की निशानी हो सकती है। वजीर दाखिला, खैर उनको वजीर दाखिला, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक ऐसे शख्स को कि जिसके ऊपर 18 कत्ल का इल्जाम लगाओ उसको मुल्क की वजारत दाखिला के अंदर बिठा दिया जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अवाम पे रहम करें, छोड़ दे पीटीआई का इमरान खान साहब का पीछा। हमारे पीछे आने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जितने कातिल, चोर, लुटेरे वो सारे तो हुकूमत में बैठे हैं। हम जैसे तो मासूम लोग हैं जिन्हें कभी आप शेल से डराने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कभी आप इस्लामाबाद में एंटर होने से रोकने की कोशिश करते हैं और आप किसी दहशतगर्द को रोक नहीं सकते। तो जो बंदा अपना काम ना जानता हो और जिसकी रोजी रोटी वजारत सिर्फ इमरान खान साहब को गाली गलोच निकालने और पीटीआई आलिया हमजा साहबा जो दहशतगर्दी पर हो, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जब कातिलों को, गुंडों को वजीर दाखिला बनाएंगे तो यही हालात। राइट, जो इस वक्त ग़िज़ाई ज़रूरियात की जो कामयाबी है, जो नायाब हो चुकी हैं और जो गायब हो चुकी हैं, उसका एक रीज़न जो है वो हमारे जो पाकिस्तान में सैलाब आया है उसको भी तो करार दिया जा रहा है। और उस तनाज़र में आज नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त जो हैं वो जिनेवा में भी गए हैं और मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। तो आप यस राइट नाउ वो मतलब उसमें शिरकत कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये उन लोगों में से हैं कि जो अवाम की चीज़ों को भी जो है ना अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी सैलाब आया हुआ है, इनसे जरा कोई पूछे, 1.5 महीने तक तो ना वजीर खारजा को ना वजीर आजम को ये पता लग सका कि पाकिस्तान के अंदर $30 बिलियन का नुकसान हो चुका है। यानी जो काम इन्हें 6 महीने पहले करना था, अगर ये सोकर अब जाग रहे हैं और अब जाकर ये वो काम कर रहे हैं, तो पहले इस चीज का तो हिसाब दे दें कि जो पीपल्स पार्टी वाले छलांग लगाते थे कि आधे घंटे के अंदर बिलावल जरदारी ने 160 मिलियन डॉलर इकट्ठे कर लिए, वो कहाँ खर्च किए हैं? क्योंकि सिंध में तो एक मुझे दो सवालों का जवाब दे दीजिए। रात नहीं मिली है, सिंध में तो अभी तक पानी खड़ा हुआ है और बाकी हमने अपने सूबे का जितना भी सैलाब ज़दगान की हेल्प की है वो इमरान खान साहब ने जो टैलेथॉन किया था उससे की है। और अगर इनको सैलाब की इतनी परवाह होती तो ये इमरान खान की लाइव टैलेथॉन को टेलीकास्ट होने से ना रोकते, क्योंकि वो पैसा पाकिस्तानी अवाम और सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठा होना था। यही तो सारी बात है। जब आप सैलाब के ऊपर आप जब इमरान खान साहब भी कहते हैं, आप भी कह रही हैं, तमाम आपके जो है रहनुमा यही कह रहे हैं कि मरकज़ जो है इन 2 सूबों के फंड्स रिलीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है जी, आपके पास उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है कि व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं उसके ऊपर? क्योंकि वो पैसा तो दोनों सूबों के अवाम का है ना जी, अगर मरकज़ रिलीज़ नहीं कर रहा तो। यही तो आपको बार बार बता रहे हैं ना, मरकज पैसा रिलीज कर रहा है, 50 खत हम इनको लिख चुके हैं, ना पैसा रिलीज कर रहा है, ना हमें हमारे हिस्से की गंदम की क्वांटिटी दे रहा है। अगर आप आज भी देखें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये लोग जितने थैले देते थे आटे के उससे आधे इन्होंने दिए हैं और वहां पर भी लोगों बेसिक सहूलियात हमारी हुकूमत इसलिए प्रोवाइड नहीं करी क्योंकि वफाकी हुकूमत वहाँ पैसे देने को तैयार नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब आप वो आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कोर्ट्स में जाना चाहिए।
ओवरऑल देखिए जी, बहरान चल रहा है ना, किसी definitely एक leadership इस सूबे पे के भी अंदर तो नहीं है ना मुशावरत करी स्पेशली। होगी। यस। जी, लीडरशिप इस पे भी मुशावरत करी होगी और वो हर तरीका आजमाएगी। अच्छा, क्योंकि मुझे मुझे हमारा तो मुझे आलिया आलिया साहबा, मुझे ये बताइए, आज 2 बजे जो अभी शुरू हो रहा है पंजाब असम्बली का इजलास, क्या पीटीआई या उनका जो अलाय हैं चौधरी परवेज लाई साहब एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये खान साहब ने फैसला करना है और हम दोनों ऑप्शंस के ऊपर गौर करें। क्या हमें अदालत के हुक्म से पहले लेना है, उसमें भी हमने कानूनी माहिरीन की राय ली है, या हमें 11 जनवरी के बाद एतमाद का वोट लेना है? क्योंकि इंशाल्लाह ताला हम एतमाद का वोट भी लेंगे और असेंबलियां भी तोड़ेंगे और लास्ट जनरल लास्ट इलेक्शन मेरा की तरफ वन भी लाइनर जाएंगे। रिप्लाई कर दीजिएगा कि मोनस लाई के करीबी दोस्त जो है अहमद फराज खान, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जी गायब हो गए हैं और आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनके केस सुनने से माजरत करके नया बेंच बनाने की जो है ऑर्डर्स दे दिए हैं। हाउ डू यू सी इट? मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि अब मैं इस पर क्या कहूँ, जिन लोगों को सबक सीखना चाहिए था अपनी हिस्ट्री से और जो 8-9 महीने में इस मुल्क के साथ हो रहा है, हमें तो अभी भी ये लग रहा है कि उन्होंने इन सारी चीजों से अभी तक सबक नहीं सीखा है। पता नहीं इस मुल्क को किस नहज पर लेकर जाना है। एक 1971 हम देख चुके हैं, लेकिन और इसका दूसरा इल्ज़ाम हम तो नहीं चाहते कि वफाकी वजीर दाखिला पे लग रहा है, आप किसी और तरफ देखिए, चल मेरी पड़ी एक बात सुने, वफाकी वजीर मोहम्मद साहब की जो ट्वीट है वो आपने भी पढ़ी है और जी हाँ। मैंने भी पढ़ी है, और उन्होंने जो वीडियोस शेयर किए हैं वो आपने भी पढ़े और मैंने भी पढ़े, और उसमें उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि एफआईए वाले इस बात को डिनाई करें कि वो उनके दोस्त को कहीं पर लेकर गए, और सिर्फ उन्होंने आगे ये कहा है कि हाँ 3 दिन तक वो वापस आ जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, रहम इस मुल्क पर करें। रहम थैंक यू वेरी इस मच, मुल्क के लोगों थैंक के यू वेरी ऊपर मच, अपना टाइम दिया हमें। नहीं तो मेरी बात सुनिए ना, गैर कानूनी हिरासत के मामले के हवाले से जब वो ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं लेकर गए हैं, तो फिर कहाँ एफआईए नहीं लेके गई तो कहाँ गया? वही फिर? कह रहे हैं, कहाँ जो गायब हो पंजाब पुलिस है, अगर वो लाहौर से गायब हुए हैं तो पंजाब पुलिस तो गवर्नमेंट तो इनकी है, उनको तो डेफिनेटली पता होगा। एफआईए मरकज की है, उसको भी नहीं पता, तो फिर जमीन खा गई या आसमान खा गया, अब तो समझ नहीं आ रही है। हाँ, तो मैं वही बात कर रही हूँ ना कि अगर पंजाब पुलिस ये की हमारा अगर बात अलमी है है तो- ना, हमारा पाकिस्तान का नहीं, अलमी अगर है। पंजाब की बात है तो मोनस इलाही तो वो वैसे अलायंस में है, लेकिन वो और पंजाब PTI पुलिस के ने नहीं पंजाब उठाया ना। तो वो इसी तरीके से एफआईए भी कह रही है हमने नहीं अच्छा, उठाया। अब देखें, मजेदार बात है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनका केस सुनने से इनकार कर दिया, तो अब नया बेंच बनेगा और वो उसमें यहाँ वक्त देखेगा। हुआ एक ब्रेक का। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। और कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मामला काफ़ी ज़ोर और शोर पकड़ा हुआ था और एमक्यूएम की जानिब से भी अदालत में दरख्वास्त को वो किया, उन्होंने इस्तदा की हुई थी और उसके बाद फिर जमात इस्लामी की जानिब से भी की गई थी। अदालत ने सुनवाई दोनों की लेकिन दरख्वास्त जो है वो मानी गई है, जमात इस्लामी की और एमक्यूएम की मुस्तरद कर दी गई है। सर, कराची के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। अच्छा, ये पहले 2 दफा, मेरे ख्याल में 2 दफा या 1 दफा तो उन्होंने कैंसिल किया ना। जी जी वही। नहीं, एमक्यूएम की दरख्वास्त का क्या मामला? अच्छा, एमक्यूएम चाह रही थी कि जो हल्का बंदियां की गई हैं वहाँ पे, वो उसमें कहते हैं कि उसमें जो है पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है सूबाई सिंध में, उन्होंने उसमें घपले किए हैं, बदमाशी की है। एक हल्का अगर 20,000 25,000 का है, तो दूसरा जो हल्का है बल्दियाती, जिसमें उनको पता है कि यहाँ से पीटीआई उनके बकौल कि अगर वहाँ पे एमक्यूएम की अक्सरियत है तो उसको बड़ा कर दिया, 90 तक कर दिया, क्योंकि जितने ज्यादा वोट होते हैं फिर उसमें फिर कपड़ा करना इजी हो जाता है ना। सर ये देखें, ये वो गलत बात नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो जाहिर है कि वो उनकी बात में लॉजिक था, ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं मानी है, क्योंकि ये हल्का बंदियां के हवाले से यही बात करते हैं ना कि अगर एक 30,000 तक का भी अगर कह दिया गया है तो बराबर रखना चाहिए। जैसे एमक्यूएम कह रही है, अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है ना सर। आपको पता है एक यूसी से आप वैसे जीत जाएंगे, 90,000 वोट तो आप ही को पड़ेंगे, जाहिर बात है। वो उन्होंने वो इसके ऊपर कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं मानी है। 15 तारीख को जो है इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ये मैं जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, वो यही था कि जैसे वफाकी हुकूमत
जनरल इलेक्शन से भाग रही है, इसी तरह सिंध में भी इलेक्शन जो है, कराची में स्पेशली बलदियाती से भी वो चाह रहे थे कि ना हो, क्योंकि इस वक्त जो सियासी हवा है वो इनकी फेवर में नहीं है। ठीक है जी, MQM के धड़े को भी इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद जो है इल्ज़ाम लग रहा है कि जो इमरान खान से MQM के धड़ों को तोड़ते हुए जो वादे किए गए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो जो है वो पूरे नहीं किए गए। तो इस वक्त जो है मामला इनके खराबी की तरफ है। सेनेटर ताज हैदर सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ताज हैदर साहब, मुल्क में इस वक्त जो आटे का बुरान है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है, और नहीं, ये इलेक्शन के बारे में आप क्या फरमा रहे थे? जी वो उस पर भी बात करते हैं, पहले जरा आटे पे बात कर रहे हैं जी, पहले इलेक्शन चलें जी बात कर रहे हैं। इलेक्शन में जो 15 तारीख को हो रहे हैं, तो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके सेक्शन 20 के तहत अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिलिमिटेशन करता है। राइट, इससे सिंध हुकूमत या फेडरल हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो सेक्शन 20 है उसमें पहली चीज ये है कि इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के जो असूल है, उसमें एक 10% की डेविएशन मुमकिन है, लेकिन इससे ज्यादा मुमकिन नहीं। ठीक हो तो गया। ये चीज जो है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के खिलाफ नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज किया। तो ताज हैदर साहब, अगर जिस तरह MQM के रहनुमा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और कहीं पे 30,000 का हल्का है और दूसरी जगह पे 90,000 का है, तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि इसमें वफाकी या सूबाई हुकूमत का अमल दखल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये गलती तो चीफ इलेक्शन कमीशन की या इलेक्शन कमीशन की हुई ना। अगर वो इसकी मिसालें दें जी, तो जी। वो अपील कर सकते हैं एक्ट के तहत कि फला जगह जो है वो ज्यादा है, से ज्यादा है और इसको ठीक कर दिया जाए तो घंटे भर में वो ठीक हो जाता है। तो ये पॉसिबल है कि वो जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उनको जो है ठीक हो सके 15 जनवरी से पहले? ये तो प्रोसीजर दिया हुआ है ना जी, नहीं वो तो फिर जाहिर है कि वो तो उसके MQM वाले जो हैं सेक्शंस बना दिए जाएंगे वो मे सही बी शायद। वो, लेकिन वो गुनाहों के आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? एक अपील का तरीका है, उससे अपील कर लें और उसको ठीक करा लें अगर ऐसी बात है तो। नहीं, MQM के रहनुमाओं का जो भी दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं या किया जा रहा है उनको, वो एक अच्छी बात है जी। कभी किसी पार्टी को तोड़ना जो है वो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, इकट्ठा होना अच्छी बात है, वो हो जाए अच्छी, बड़ी अच्छी बात है अगर वो हो जाते हैं। लेकिन ये अपील जो है जी जी ये इलेक्शन कमीशन से होगी, एविडेंस के साथ होगी और इलेक्शन कमीशन घंटे भर में ऑर्डर कर सकता है कि इसको ठीक कर दिया। लेकिन उनकी अपील तो मुस्तरद कर दी इलेक्शन कमीशन ने जी उसके ऊपर। जो की थी वो ये कि पूरी की पूरी जो है हल्का बंदी उसको रिवाइज किया जाए। तो अगर आपकी बात में 3 या 4 महीने लगेंगे। आपकी बात अगर मैं मतलब जो है जिस तरह आप बात कर रहे हैं, नहीं लॉ यही कहता है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी नहीं भाग रही, MQM भाग रही है जी इलेक्शनों से, बलदियाती इंतखाबात से। तो मुझे नहीं पता, मैं क्यों कहूँ कि वो भाग रही है, लेकिन जो हल्का बंदी सिरे से अगर की जाएगी पूरी की पूरी तो उसमें 3 या 4 महीने लगेंगे। तो हल्का बंदी के आप करा लें इलेक्शन, प्रोसेस करने में जाहिर है। बल्कि इलेक्शन ऐसे कराएं कि उनसे पूछ लें जी कौन कौन सी आपको सीटें जीतनी है, उसको डिक्लेयर कर दें। अच्छा, वो ऐसे ही कर दें इलेक्शन के बगैर ही? हाँ, वो है ना माई वे और द हाईवे। एग्जैक्टली। तो वो तो जाहिर ताज हैदर साहब वो आपके लाए भी तो है ना सिंध गवर्नमेंट में। लेकिन ये कि LI का मतलब ये तो नहीं है कि कानून तोड़ दिया जाए। ये बात भी है। तो ये आप अब मतलब जो है 15 तारीख को जो है उसी तरह इलेक्शंस होंगे आपके मुताबिक जो है उसका एक अभी मैनिफेस्टो रिलीज किया है प्रेस को। अच्छा जी, वो हमें नहीं मिला ना जी। अभी रिलीज किया है प्रेस को और कल वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। अच्छा, मुल्क भर में आटे की जो इस वक्त पोजीशन है सिंध समेत, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये आपको इसका हल क्या नजर आ रहा है? क्योंकि सिंध में तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बने हुए हैं। जी जी, सिंध में गवर्नमेंट ने रिलीज कर रही है आटा और वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स उसके आटा नहीं रिलीज करते, हम गंदम रिलीज करते हैं मिलों को। जी जी, और मिलें जो है वहाँ
से वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे जाता लेकिन है। ये ताज हैदर साहब, ये जो बहरान है ये तो सिंध को भी अपनी लपेट में बुरी तरह लिए हुआ है। कल मीर सिंध को तो बहुत से बहरानों ने लिपीट में लिया है, आधा सिंध इस वक्त ये पानी के नीचे। और मुझे अफसोस है कि इस्लामाबाद में या दूसरे मुल्कों में, बल्कि कराची में भी मैं कहूँगा पूरी तरीके से उस जो तबाही आई है सिंध के अंदर बारिशों की वजह से, उसको महसूस नहीं किया जा रहा। आप खड़े होके आप महसूस कर सकते हैं। नहीं देखे ताज हैदर साहब कि आप गिला किससे कर रहे हैं, क्योंकि वफाक में तो अपनी किस्मत से कर रहा हूं। नहीं, वो तो किस्मत से तो जाहिर है कि अवाम करते हैं, लेकिन मरकज में तो आप जो है लाए हैं, आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो वजीर खारजा हैं और आपके वज़रा बैठे हैं, क्योंकि ये जो सलाब जदगान से जो निपटने का या उनकी मतलब हेल्प करने का मामला है, वो तो मरकजी हुकूमत की पॉलिसी है ना जी। वो अभी थोड़ी देर में जेनीवा के अंदर वो शुरू हो रहा है जी 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 कॉन्फ्रेंस के, जिसके अंदर बिलावल साहब बैठे हुए हैं। और जो भी कोई 8 बिलियन डॉलर के करीब वहां से एक्सपेक्टेड। 816 8 बिलियन डॉलर आप कह रहे हैं। 816 वो मीटिंग ठीक हो गया जी। और शहबाज शरीफ साहब वो दोनों कर रहे हैं। जी हाँ, वो तो चल रही है, इस वो वक्त चल चल पड़ी रही है है, कॉन्फ्रेंस ना जी। जी जी। उस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब भी कर लिया हुआ है। ताज हैदर साहब, आप बहुत पुराने पीपल्स पार्टी के कारकुन कहूँ या आपको रहनुमा कहूँ, लेकिन आप, जब मैं एक आपसे सवाल करने लगा हूँ कि जब आज मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को करैक्टर असैसिनेशन करने वालों के साथ जब आप मरकज़ में हुकूमत करते हैं, बैठते हैं, उनसे उनके लाए बनते हैं, तो आपका वोटर जो है वो नाराज़ लगता है मुझे बहुत शदीद इस बात पे। आपका वोटर, हमारा वोटर नाराज है। जी जी। तो उनको राजी करना हमारा काम है। मुझे नहीं पता नाराज है। मैंने अभी कहा कि मैनिफेस्टो मैंने रिलीज किया है। वो तो आपने कर दिया ना जी। इतनी बड़ी रैली कराची में की है, बलूचिस्तान के अंदर। शायद आपको ये खबरें अच्छी ना लगें, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से शामिल हो रहे हैं पार्टी में। लेकिन वो उसके लिए कहा जा रहा है कि जी, मतलब जाहिर है कि वो आपके साथ जो है लोगों को शामिल करवाया जा रहा है, या ऐसा कुछ मामला है जी? तो जो कह रहे हैं उनसे कहिए कि बिस्मिल्लाह। लेकिन पंजाब में करना हमारा काम। सेनेटर ताज हैदर साहब, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने जितने भी इलेक्शन उन्होंने पाकिस्तान में लड़े 88 समेत अपनी डेथ तक, तो अपनी इलेक्शन कैंपेन का खात्मा लाहौर में किया करती थी, लेकिन आज पंजाब में पीपल्स पार्टी बिल्कुल जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पता नहीं आपको नजर नहीं आ रही क्या? ये भी नजर नहीं आया होगा बलूचिस्तान। ये तो नजर आ रहा है, ये तो ज्वाइनिंग्स हो रही है ना जी। लेकिन आपके जो 2018 के इलेक्शन में आपके पास 6 या 7 MPA हैं। पहलवान, मेरी गुजारिश, अभी जो मुल्तान के अंदर हम जीते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को हराया, देख लीजिए। लाहौर में जो वोट पड़ा था उसको देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रही, तो इसमें शायद हमारा इतना कसूर नहीं है जितना आपका है। ताज हैदर साहब, नज़र तो सीटें आती हैं, MNAs आते हैं, MPAs आते हैं, मतलब वो उस तनासब से मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आपके 2018 में 6 या 7 MPA थे और आगे तो भी नहीं, हमारे नेशनल असेंबली के अंदर सिर्फ 16 थे जी। वो भी जमाना हमने देखा है। हाँ, वो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर की बात कर रहे हैं। कि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही और अब पंजाब के अंदर हम जीत रहे हैं। नहीं, मेरी उम्मीदें नहीं है। हमारी है देखिए, ही बात नहीं। सुने, हम तो एज ए जर्नलिस्ट हमारी उम्मीदें नहीं है, लेकिन हमारा हक बनता है कि भुट्टो जो की देखें पार्टी, जो आवाम के लिए भुट्टो की पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, उसका जब यहाँ पे ये मतलब जो इस वक्त जो है देखना चाहिए, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी मुल्तान में हम किस तरीके से जीते हैं। अच्छा, आप मुल्तान की जो सीट है उसको कामयाबी करार दे रहे हैं। नहीं ताज हैदर साहब, बात यह है कि हुकूमत कोई भी आए, अवाम के साथ अवाम के लिए काम करे तो उसके साथ ही हम खुश होंगे, हमें तो बुरा नहीं लगेगा। हम लोगों को तो वही हुकूमत अच्छी लगेगी ना जो हमारे अवाम के मसाइल हल करेगी, फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। अवाम के लिए काम करने में खबर नहीं बनती। नहीं, खबर नहीं बना रही थी अब हम। हमें अब खबर ताज हैदर साहब, आपसे मेरा आखिरी आटा। क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी पार्टी वो पार्टी है कि जिसने डेमोक्रेसी के लिए बहुत लंबी खिदमत अंजाम दी, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
ठीक है जी, क्योंकि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो सियासी जद्दोजहद की उसकी मिसाल और दुनिया में नहीं मिलती है। लेकिन आज जब मोहन्ना सलाई कहते हैं कि जी मेरे करीबी दोस्त को अगवा कर लिया गया और FI और पुलिस कह रही है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो डेमोक्रेट हैं। पता नहीं, वो अगर उनको अगवा किया गया है तो जो सूबाई पुलिस है उसको देखना चाहिए। वो सूबाई पुलिस के पास भी नहीं है जी, FIA के पास भी नहीं है। सूबाई पुलिस तो उनकी अपनी है ना। लेकिन ये कि कराची की एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले को नहीं देख सकती। आप सेनेटर हैं, आप पूरे पाकिस्तान के सेनेटर हैं जी। बिल्कुल, हम तो हर उस शख्स के लिए कि जो गायब किया जाता है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल किया था कि उसके क्योंकि आवाज उठाएं, जमहूरियत के लिए और इंसानी हकूक के लिए ये लोग काम करते रहे। तो अगर नाम बताएं कौन से दोस्त हैं तो फिर मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी पेशरफ्त हो सकेगी। थैंक यू वेरी मच जी, आपकी बहुत अपना कीमती टाइम आपने हमें दिया। देखिए ये मतलब जो इस वक्त बात है कि जो मैंने उनसे बात की, बात तो ठीक थी, लेकिन इक़्तिदार बहुत बुरी चीज़ है। सर इक़्तिदार के लिए बहुत पहले ये बात मैंने की थी कि भाई आपसी खींचातानी और सीट के लिए और अवाम पिसते चली जा रही है किसी के लिए। मैं तो अगर अवाम ही नहीं रहेगी ये हुक्मरानी किस मैं पर तो करेंगे? एक बात करता हूँ कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले और उनकी जो है बड़ी बरहना तस्वीरें फेंकने वाले सर वो एक अलग बात है। सुने, आज जब उनके साथ पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ सकती है तो ये फिर इक़्तिदार के लिए हिवस हुई ना, तो फिर आपके सर आप क्या बातें करें सर, बड़ा मकरू चेहरा है ये सियासत जो होती है उसका। आप मुझे बताएं, इमरान खान तो कहते थे मैं शक्ल ना कभी देखूं शेख रशीद का, शेख रशीद के साथ अलायंस किया। सर ये सब कुछ ऐसा ही बेरहम है, बहुत बेरहम है। नाजरीन ये था आज का मिड डे शो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।